अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक रोज़ मैं थाने से उठने की तैयारी कर ही रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। इनमें से 2 का ताल्लुक महकमा पुलिस से था और वो यूनिफॉर्म में थे, जबकि तीसरा शख्स सादा लिबास में था। मैंने गर्मजोशी से इनका इस्तकबाल किया। रस्मी अलेक सलेक के बाद इनमें से एक बावर्ची शख्स ने तारुफ कराते हुए बताया, मलिक साहब, मैं एएसआई इरशाद हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल हनीफ है। इसने अपने पहलू में बैठे हुए बावर्ची शख्स की जानिब देखते हुए कहा और वो फिर सादा लिबास में अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए इन अल्फाज में इजाफा किया, हमारा खोजी नज़ीर हुसैन है। हम बालाई शुमाली थाने से आए हैं। एक मामले में हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। कौन सा मामला? मैंने सवालिया नज़र से एएसआई इरशाद की तरफ देखा। और आप लोग मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? क्या इस मामले का ताल्लुक मेरे थाने की हुदूद से है? जी मलिक साहब, इरशाद ने असबात में गर्दन हिलाई। फ़िलहाल तो ऐसा ही नज़र आ रहा है, आगे की खुदा जाने। खुदा जो कुछ भी जानता है, इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। सरेदस्त आपको जो नज़र आ रहा है मुझे उसके बारे में तफसीलन बताएं। मुझसे जो भी मुमकिन हुआ मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। शुक्रिया मलिक साहब, वो तशक्कुराना नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आपसे पहले इस थाने के इंचार्ज सिद्दीक चीमा हुआ करते थे। इनसे अक्सर व बेशतर हमारा वास्ता पड़ता रहता था। आपसे आज पहली मुलाकात है। आप फिक्र न करें, इसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मुझे इस थाने का चार्ज संभाले अभी चंद दिन हुए हैं। यहाँ के मामलात को पूरी तरह समझने में कुछ वक्त तो लगेगा। बहरहाल आप बताएं, राजपूत साहब ने किस मकसद से आपको मेरे पास भेजा है? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप हमारे थाना इंचार्ज को जानते हैं? मैं कभी इलियास राजपूत से मिला नहीं हूँ, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वो बालाई शुमाली थाने के इंचार्ज हैं। महकमे में रहते हुए अपने हम मनसब अफराद के बारे में मालूमात तो रखना ही चाहिए ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इलियास साहब ने हमें आपके पास नहीं भेजा, बल्कि मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ वो मुझे खींचकर आपके थाने तक ले आया है। ओह, तो ये बात है, मैंने एएसआई की बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा। मैं इस केस के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। जनाब, हमारे थाने से थोड़े फासले पर राजगढ़ नामी एक गांव है, एएसआई इरशाद वजाहत करते हुए बोला। वहां के चौधरी रियासत अली का जवान बेटा चौधरी रियाज अली अचानक कहीं गायब हो गया है। 1-2 रोज़ तक तो चौधरी साहब अपने तौर पर ही बेटे को तलाश करते रहे और बेटे की वापसी की राह तकते रहे, मगर चौधरी रियाज की कोई खैर खबर न मिली। मजबूरन चौधरी रियासत को थाने का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। चुनाचे मैं कल सुबह से इस केस पर काम कर रहा हूँ। तो आपका ख्याल है कि चौधरी रियाज राजगढ़ से निकलकर इस तरफ आया है? इरशाद ने अपनी बात मुकम्मल की तो मैंने पूछा। आसार व शवाहिद इसी जानिब इशारा कर रहे हैं मलिक साहब, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। राजगढ़ आपके थाने से लगभग 13 मील के फासले पर है। बीच में एक गांव कोट जामिन पड़ता है। चौधरी रियाज के खुरे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन इधर आकर मेरा दिमाग घूम गया है, इसीलिए आपसे मदद लेना चाहता हूँ। इरशाद, मैंने एएसआई की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं तुम लोगों से हर नौयत की मदद और ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि चौधरी रियाज राजगढ़ से 13 मील का फासला पैदल तय करके मेरे इलाके में क्यों और किस लिए पहुँचा था। और मुझे ये भी बताओ, आपका दिमाग क्यों घूम गया है? जनाब, दिमाग घूमने का सबब तो यह है कि आपके थाने से चंद गज पीछे खुरा गायब हो गया है। कुछ पता नहीं चल रहा कि चौधरी रियाज यहाँ तक आने के बाद कहाँ चला गया। इरशाद ने वजाहत करते हुए बताया। राजगढ़ से कोट जामिन और कोट जामिन से आपके थाने तक घोड़ों के समूह का खुरा बड़ा वाजे मिला है, लेकिन यहाँ पहुंचकर सब कुछ गड़बड़ होकर रह गया है। आपने घोड़े के सुमो की बात की है, मैंने चौंक कर एएसआई इरशाद की तरफ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चौधरी रियाज के साथ कोई और भी था और वो लोग घोड़ों पर सवार होकर यहाँ तक पहुँचे थे। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है मलिक साहब, वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। नज़ीर हुसैन के तजुर्बे और मेरे हिसाब से वो कुल 4 अफराद थे और घोड़ों की तादाद है 2। हर घोड़े पर 2 अफराद सवार थे।
लेकिन खोजी नज़ीर का यह भी कहना है कि एक घोड़े पर सवार 2 अफराद में से एक बंदा बेहोश है या फिर गहरी नींद में था। घोड़े के पाँव के दबाव के नतीजे में ज़मीन पर बनने वाले खुरे से नज़ीर हुसैन ने यह नुक्ता अखज़ किया है। मेरा ज़हन ये कहता है कि छोटे चौधरी साहब को बेहोश करने के बाद घोड़े पर डालकर राजगढ़ से यहाँ तक लाया गया है। बहुत ही दिलचस्प और नहायत ही सनसनीखेज, मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। आप लोग 2 घोड़ों का खुरा पकड़कर राजगढ़ से यहाँ तक पहुँचे हो, यानी इस 13 मील के सफ़र के दौरान में कहीं किसी इंसान के खुरे का कोई जिक्र नहीं। राजगढ़ गांव के बाहर जिस मकाम से हमने चौधरी रियाज का खुरा पकड़ा था, वहाँ पर 2 घोड़ों और मजीद 3-4 अफराद के खुरों के निशानात भी हमें मिले थे। इरशाद ने गहरी संजीदगी से कहा। अगलब इम्कान इसी बात का है कि इसी जगह पर चौधरी रियाज को बेहोश करने के बाद एक घोड़े की पुष्ट पर लाद दिया गया था। ये तो सीधा सीधा अगवा का मामला हुआ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। एएसआई एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मेरा भी यही ख्याल है मलिक साहब। आपने इधर राजगढ़ में भी तफ्तीश की होगी? मैंने पूछा। जी जनाब, बिल्कुल की है, वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोला। राजगढ़ 400 अफराद की आबादी का एक छोटा सा गाँव है मलिक साहब। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 मकान होंगे। हमने पूरे गांव को अच्छी तरह ठोक बजाकर चेक कर लिया है। सिवाय छोटे चौधरी रियाज के तमाम वसनीक गांव के अंदर मौजूद हैं। इसका एक ही मतलब है कि अगवाकार इन 3 अफराद का ताल्लुक राजगढ़ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और कोर्ट जामीन के बारे में आप क्या कहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। आप लोगों ने इस गाँव को भी तो खंगाला है, वहाँ का नतीजा भी यही है, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। कोर्ट जामीन भी लगभग राजगढ़ के साइज ही का पिंड है मलिक साहब, और इस पिंड का कोई बंदा कम हुआ है और ना ही ज़्यादा। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे ही तुम लोगों की मदद करना होगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर इस्तफसार किया। क्या आपके पास गुमशुदा चौधरी रियाज की कोई तस्वीर भी है? जी हाँ, वो जल्दी से अस्पात में गर्दन हिलाते हुए बोला। 3 फोटो हैं मेरे पास। इलियास राजपूत साहब ने ख़ास तौर पर ये फ़ोटो बड़े चौधरी रियासत अली से लेकर मुझे दिए थे। मैंने पूछा, क्या आप वो फ़ोटो मुझे दिखा सकते हो? क्यों नहीं जनाब, ज़रूर, वो फर्माबरदारी से बोला। फिर एएसआई इरशाद ने मज़कूरा तीनों तस्वीर मुझे दिखा दी। गुमशुदा चौधरी रियाज की उम्र 25 के करीब रही होगी। वो एक खूबरू और गबरू जवान था। मैंने इरशाद से पूछा, क्या इनमें से एक फ़ोटो मैं अपने पास रख सकता हूँ? बड़े शौक़ से मलिक साहब, वो फराग दिली से बोला। ज़ाहिर है आप ये फ़ोटो छोटे चौधरी की तलाश के सिलसिले ही में लेना चाहते होंगे। बिल्कुल यही बात है इरशाद, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। उसने एक तस्वीर मेरे हवाले कर दी। मैंने इस फ़ोटो को अपनी मेज़ की दराज में रखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, इरशाद, मेरे थाने के आले दुआले जो गाँव मौजूद हैं उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। 5 मील के फासले पर शुमाल मशरिक में कोट जामन वाक़ है, जहाँ पर तुम लोग अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर चुके हो। 8 मील मशरिक में मौज़ा जमालपुर, 4 मील जुनूब मगरिब में करमावाला, 5 मील मगरिब में चक गोंदल और महज 1 मील शुमाल मगरिब में सुल्तानाबाद है। सुल्तानाबाद ही के रुख में 3 मील आगे भीमनगर आबाद है। इन तमाम देहात में सबसे नज़दीक और सबसे ज़्यादा आबादी वाला गांव सुल्तानाबाद है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये कमोबेश 1000 नफूस की आबादी का गांव है। यहाँ पर लगभग 200 मकानात हैं। सुल्तानाबाद मेरे थाने से सिर्फ 1 मील की दूरी पर वाक़े है। इस गुंजानाबाद गांव पर राना सुल्तान की हुक्मरानी है। इतनी ज़्यादा तफसीलात फराहम करने का शुक्रिया मलिक साहब, एएसआई ने तहे दिल से कहा। मैं अपनी तफ्तीश को सुल्तानाबाद ही से आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप इस सिलसिले में हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आप लोगों को हर नौइयत की मदद दी जाएगी, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं अपने थाने के अमले में से 1-2 पुलिस एहलकारों को आपके साथ लगा दूंगा। तफ्तीश के किसी मरहले पर आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस काम की शुरुआत कल सुबह से करना ठीक रहेगा। अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा भी फैलने लगा है। आप वजह फरमाते हैं मलिक साहब, एएसआई मुझसे इत्तेफाक करते हुए बोला। तो आज की रात हम आपके मेहमान हैं। ज़रूर, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मैं आप लोगों के लिए मंजी, बिस्तर और खाने पीने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। मेरे थाने पर क़याम के दौरान में आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। बाकी की बातें कल सुबह करेंगे।
एएसआई कांस्टेबल और खोजी ने मेरा शुक्रिया अदा किया। इस गुफ्तगू के दौरान में मेरी ज़्यादातर बातचीत एएसआई इरशाद ही से हुई थी। कांस्टेबल हनीफ और खोजी नज़ीर हुसैन बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। ताहम मैंने आखिर में नज़ीर हुसैन के खुरे के हवाले से चंद तकनीकी सवालात किए थे और इसके जवाबात ने मुझे मुतमईन कर दिया था। एक बाहोशो हवास शख्स और एक बेहोश या मुर्दा शख्स किसी घोड़े की पीठ पर सवारी करें तो घोड़े के कदमों के निशानात में फ़र्क आ जाता है और इस बारीक तफावत को कोई माहिर खोजी ही पकड़ सकता है। और नज़ीर हुसैन बिलाशुबा एक तजुर्बेकार खोजी था। वो माह फरवरी के अयाम थे। मौसम सरमा की शिद्दत तो टूट चुकी थी, ताहम रात में अब भी अच्छी खासी खुनकी हो जाती थी। अलबत्ता दिन बड़ा खुशगवार गुजरता था। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं रात का खाना मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद खा लिया करता हूँ और इशा की नमाज की अदायगी के बाद सीधा बिस्तर पर। इन दिनों मेरी रिहाइश थाने के अकवी हिस्से में बने हुए सरकारी क्वार्टर में थी। इस रोज़ यानी 10 फरवरी की रात में अपने बिस्तर पर लेटा चौधरी रियाज की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था। एएसआई इरशाद की ज़बानी जो हालात मेरे इल्म में आए, इनके मुताबिक चौधरी रियाज 5 फरवरी की शाम से लापता था और उसके बाप चौधरी रियासत अली ने 8 फरवरी की सुबह मुतालिका थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आज 10 फरवरी का दिन भी खैर से इख्तिताम पजीर हो चुका था। चौधरी रियाज के ग़याब के ज़ेल में जो अहम बातें सामने आईं, इनमें एक तो ये नुक्ता था कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं गया था, बल्कि इसे बेहोश करने के बाद अगवा किया गया था और वो भी किसी घोड़े की पुश्त पर लाद कर। ज़ाहिर है ये काम किसी दोस्त या खैर खा का तो नहीं हो सकता था। जहाँ तक चौधरी रियाज की तलाश और बाजियाबी का मामला था तो ये केस तकनीकी और कानूनी एतबार से बालाई शुमाली थाने का था और वही लोग इस सिलसिले में तफ्तीश भी कर रहे थे। एएसआई इरशाद और उसके दीगर 2 रुफ़का इस मकसद के लिए हुसूल की खातिर यहाँ पहुँचे थे। मेरा थाना इस ज़ाविये से इस केस में शामिल हो गया था कि चौधरी रियाज को अगवा करके राजगढ़ से यहाँ लाने वाले घुड़सवारों का खुरा मेरे थाने से थोड़े फासले तक पाया गया था। चौधरी रियाज को बेहोशी की हालत में मेरे इलाके में लाया गया था या नहीं, इसका फैसला तो तहकीक और छानबीन के बाद ही होना था। सरेदस्त तो मुझे राजगढ़ से आई हुई सह रुकनी पुलिस पार्टी के लिए न सिर्फ ये कि एक सहूलतकार का किरदार अदा करना था, बल्कि मुकम्मल तौर पर इनसे ताउन भी करना था। मैं बिस्तर पर लेटा इसी उधेड़-बुन में मसरूफ़ था कि दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त कोई मेरे क्वार्टर का बैरूनी दरवाज़ा नहीं खटखटाता था। मैं थाने से उठते वक्त तमाम ज़रूरी अमूर निपटा लिया करता था और थाने के अमले को अगली सुबह तक मेरी कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, इल्ला ये कि कोई हंगामी सूरत हाल पेश ना आ जाए। मैंने इस ख्याल से बिस्तर छोड़ दिया कि आज की रात थाने में 3 मेहमान भी ठहरे हुए थे। ये ऐन मुमकिन था कि इन्हीं के सिलसिले में मुझसे राब्ता करना नागुज़ीर हो गया हो। मैं कमरे से निकलकर बरामदे में पहुंचा, फिर क्वार्टर के सहन को अबूर करते हुए बैरूनी दरवाजे तक आया। दरवाज़ा खोलने से पहले तेज़ आवाज़ में इस्तफसार किया, हाँ भाई, कौन है? मैं हूँ मलिक साहब। बाहर मौजूद शख्स ने जवाब दिया, राशिद। राशिद मेरे थाने में एक कांस्टेबल था और इसकी रिहाइश उधर सुल्तानाबाद में थी। वो रोज़ाना रात को अपने घर चला जाया करता था। थाने आने जाने के लिए उसने एक साइकिल रखी हुई थी। इस वक्त राशिद को अपने क्वार्टर के सामने पाकर मुझे हैरत हुई और मैंने पूछा, राशिद, खैरियत तो है? तुम अभी तक अपने घर नहीं गए? बस जी, वैसे तो सब खैरियत ही है, उसने कहा। मैं घर जाने ही वाला था, एक ज़रूरी बात याद आ गई, इसलिए आपके पास चला आया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि ऐसी कौन सी ज़रूरी बात तुम्हें याद आ गई है? आपको डिस्टर्ब करने की माफ़ी चाहता हूँ मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला और क्वार्टर के अंदर निगाह दौड़ाई। अंदर आ जाओ, मैंने उसके लिए रास्ता छोड़ते हुए कहा। 1 मिनट के बाद हम दोनों क्वार्टर के बैरूनी बरामदे में कुर्सियों पर रूबरू बैठे हुए थे। राशिद के बारे में मुझे पता चला था कि वो काफ़ी अरसे से इस थाने में काम कर रहा था। सिद्दीक चीमा की थानेदारी का पूरा दौर उसने अपनी आंखों से देखा था। सुल्तानाबाद का वसनीक होने की वजह से वो इस गांव से भी गहरी वाकफियत रखता था। इस वक्त उसके चेहरे पर खासी गंभीरता दिखाई देती थी। अब बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ?
मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसने तुम्हें मेरे क्वार्टर तक आने पर मजबूर कर दिया है। मेरे साथ तो कोई मसला नहीं है मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं इन तीनों के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जो आज की रात हमारे थाने के मेहमान हैं। बल्कि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, दरअसल मैं चौधरी रियाज के हवाले से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इधर थाने में ये बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए अपने घर जाने से पहले आपके क्वार्टर पर चला आया। तुमने बिल्कुल ठीक किया राशिद, मैंने कहा। अब जल्दी से बता दो, तुम चौधरी रियाज के बारे में मुझे किस किस्म की मालूमात फराहम करना चाहते हो। राशिद के मुंह से गुमशुदा चौधरी रियाज का नाम सुनकर मैं चौंक उठा था और मेरे रगों पे में एक सनसनी सी दौड़ने लगी थी, लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था। मेरे सवाल के जवाब में राशिद ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में कहा, मलिक साहब, वो तीनों बंदे जिस चौधरी रियाज की तलाश में इधर आए हैं, मैंने 2-3 रोज पहले उसे देखा है। कहाँ देखा है? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। सुल्तानाबाद के अंदर किसी जगह, उसने बताया। मैं पूछे बिना न रह सका, किस जगह? ये मुझे याद नहीं आ रहा। वो बेबसी से गर्दन हिलाते हुए बोला, शायद राणा साहब की हवेली के नज़दीक या खेतों में, और या फिर राणा साहब के डेरे के आसपास कहीं। तुम अपने जहन पर जोर दो और याद करने की कोशिश करो। पिछले 2-3 घंटे से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ मलिक साहब। उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी जहन में नहीं आ रहा। लेकिन तुम्हें यकीन है कि तुमने चौधरी रियाज को इसी इलाके में कहीं देखा है? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। जी बिल्कुल, वो पूरे यकीन से बोला। इसमें तो किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं। क्या तुम जिंदगी में कभी चौधरी रियाज से मिले हो? मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। उसने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, कभी नहीं जनाब। फिर तुम्हें इस बात का यकीन क्यों है कि तुमने 2-3 दिन पहले चौधरी रियाज को इस इलाके में देखा था? मैंने एक अहम सवाल किया। तुम तो चौधरी रियाज के सूरत आशना नहीं हो। मैंने इन बंदों के पास चौधरी रियाज की तस्वीरें देखी हैं। कांस्टेबल राशिद वजाहत करते हुए बोला। बालाई शुमाली थाने से आने वाले एएसआई इरशाद ने हमारे थाने के अमले को बारी बारी वो तस्वीरें दिखाकर चौधरी रियाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए हैं। जब वो तस्वीरें मेरी निगाह से गुजरी तो 2-3 रोज पहले देखा हुआ वो गबरू जवान मेरे जहन में ताज़ा हो गया। बस ये है पूरी कहानी। राशिद की बयान करदा ये पूरी कहानी खासी सनसनीखेज थी। मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा और पूछा, क्या तुमने एएसआई इरशाद को बता दिया है कि तुमने चौधरी रियाज को सुल्तानाबाद में कहीं देखा है? हरगिज नहीं मलिक साहब, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। राशिद की ये बयान करता पूरी कहानी खासी सनसनीखेज थी। मैंने टटोलने वाली नज़र से इसे देखा और पूछा, क्या तुमने एएसआई इरशाद को बता दिया है कि तुमने चौधरी रियाज को सुल्तानाबाद में कहीं देखा है? हरगिज नहीं मलिक साहब, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैंने इन लोगों के सामने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है और सीधा आपके पास चला आया हूँ ताकि आपको बता सकूं कि इस वक्त उधर थाने में क्या चल रहा है। ये तुमने अच्छा किया राशिद। मैंने तारीफी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कल तुम्हें और कांस्टेबल बहादुर को एएसआई इरशाद और उसके साथियों के हमरा सुल्तानाबाद की तरफ रवाना कर दूंगा। तुम इसी गांव के रहने वाले हो, लिहाजा तुम इन लोगों के लिए काफ़ी सूदमंद साबित होगे। अपनी आंखें और कान खुले रखना और जिस हद तक भी मुमकिन हो एएसआई इरशाद से ताउन करना, और अगर कोई ख़ास चीज़ नज़र आए तो सबसे पहले मुझे खबर देना। समझ गया मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने ताकीदी लहजे में कहा, और किसी से ये जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम मुझसे मिलने क्वार्टर पर आए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। अगर मुझे इस बात का चर्चा करना होता तो यूं छुपकर पुरस्कार अंदाज में आपके पास ना आता, इधर थाने ही में आपसे बात कर लेता। शाबाश, तुम एक ज़हीन और समझदार इंसान हो, मैंने तौसीफी अंदाज में कहा। मुझे यकीन है कि तुम बहुत तरक्की करोगे मलिक साहब, वो उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने सुना है कि तरक्की करने के लिए सीनियर अफसरान का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। किसी हद तक ये बात दुरुस्त है राशिद, मैंने रास्तगोई से काम लेते हुए कहा, लेकिन असल चीज़ है मेहनत। इंसान की कारकर्दगी ही इसे नीचे से ऊपर लेकर जाती है। खुलूस नीयत तो जाँ फशानी से जो लोग अपने काम में जुटे रहते हैं
तरक्की और कामयाबी इनके कदम चूम लेती है। वो अजीब से लहजे में बोला, ये सब तो मैं कर रहा हूँ मलिक साहब। इसकी बात से झलकती मायनाखेज़ी को मैंने बड़ी वजाहत के साथ महसूस कर लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, राशिद, मुझे पता चला है कि तुम खासे अरसे से इस थाने में हो और बड़े ठीक ठाक अंदाज में अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हो। क्या कभी चीमा साहब ने तुम्हारी सरपरस्ती करने की कोशिश नहीं की? चीमा साहब की तो आप बात ही ना करें तो ठीक है, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। क्यों भाई? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। चीमा साहब की बात क्यों ना की जाए? वो इसी थाने में काफ़ी अरसे तक तुम्हारे बॉस रहे हैं। मैंने साबिक थाना इंचार्ज सिद्दीक चीमा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और इस बहुत कुछ में ज़्यादातर मनफी हैसियत का हामिल था। मुझे पता चला था कि वो ज़ाती फ़ायदे की खातिर अक्सर औकात अपने फ़राइज़ को पसे पुष्ट डालकर कानून की धज्जियाँ भी उड़ा दिया करता था। और इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए कांस्टेबल राशिद के चेहरे के तासुरात भी इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ की जानिब इशारा कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये सच है कि मैंने सिद्दीक चीमा साहब के ज़ेरे साया काफ़ी तवील अरसा काम किया है और ये भी हकीकत है कि इन्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आया। शायद खरे और सच्चे लोगों को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। ऐसे अफराद उमूमन नापसंद किए जाते हैं। चीमा साहब वाकई मेरे बॉस रह चुके हैं। मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं इनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी करूं। हर इंसान अपने अमाल के लिए जवाबदेह है। ये तुम्हारा ज़र्फ़ है कि तुम एक बदउन्वान और राशि पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने से एहतराज़ बरत रहे हो। मैंने तारीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं सिद्दीक चीमा के करतूतों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे राना साहब से सिद्दीक चीमा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। जी, ये बिल्कुल सच है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमारे राना साहब भी किसी तरह चीमा साहब से कम नहीं हैं। इन दोनों के बीच ऐसी तूफ़ानी दोस्ती थी कि चीमा साहब अक्सर मौज मस्ती के लिए राना साहब के डेरे पर जाया करते थे। राना सुल्तान के डेरे पर ऐसा कौन सा मेला लगा करता है जिसमें मौज मस्ती के लिवाजमात मौजूद हों? मैंने तीखे लहजे में पूछा। तुम तो इसी गांव के रहने वाले हो, मुझे यकीन है कि तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, है ना? मलिक साहब, आपको इस थाने का चार्ज संभाले अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए और मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप बड़ी फखरी टाइप के थानेदार हैं। वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मुझे आप ही तरह के कड़क और ईमानदार लोग पसंद हैं। मुझे यकीन है कि आप इस थाने बल्कि इस पूरे इलाके के मिजाज और मामलात को बदल कर रख देंगे। चुनांचे मैं आपसे किसी किस्म की गलत बयानी का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूँ कि वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। हमारे गांव के वाली वारिस राना सुल्तान कोई अच्छे इंसान नहीं हैं। वो अक्सर व बेशतर अपने दोस्तों को डेरे पर मदऊ करते रहते हैं, जहाँ पर बड़ी रंगीन और संगीन महफिलें सजती हैं। इन महफिलों में शराब, जुआ और औरतों से अय्याशी लाजमी चीज़ें हैं। राना सुल्तान को जुआ खेलने और खिलाने का पुराना शौक़ है। वो डेरे पर होने वाले जुए के रूहे रवां हैं। यूँ समझ लें कि ये जुआ इन्हीं की निगरानी में होता है और मैंने देखा और सुना है कि डेरे पर लगने वाली जुए की बाजियों में जीत अक्सर राना सुल्तान ही की होती है। मुझे ये भी पता चला है कि जुए के शौकीन अफराद में एक दो राना सुल्तान के ख़ास बंदे हैं जो आसपास के गांव देहात से मालदार पार्टियों को घेर घार कर राना सुल्तान के डेरे तक लाते हैं और बज़ाहिर एक गैर जानिबदार जुआरी का किरदार अदा करते हुए वो लोग राना सुल्तान की जीत की राह हमवार करते हैं। नतीजे के तौर पर वहां आकर जुआ खेलने वाले लोग कंगाल होते रहते हैं और इनकी जेबों की दौलत राना सुल्तान समेटते रहते हैं। हारने वाले रकम गंवाने के बावजूद भी ये सोचकर खुश होते रहते हैं कि एक महफूज जगह पर इन्हें अय्याशी के तमाम लवाजमात मैसर आ जाते हैं, क्योंकि मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए राना सुल्तान वहाँ आने वालों को खाने पीने, शराब और दूसरी चीज़ों की तमाम तर सहूलियात अपने पास से मुहैया करते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये अलग बात कि वो चालाकी और धोखाधड़ी के हथकंडों को अपनाकर ये तमाम तर अखराजात अपने मेहमानों की जेबों से निकालते हैं। यह है जनाब सारी कहानी। राशिद, तुम्हारी सुनाई हुई कहानी बड़ी दिलचस्प और फ़िक्र अंगेज़ है। इसके खामोश होने पर मैंने पुरसोच अंदाज में कहा,
जुआ, ज़िना और शराब का शुमार गुनाह कबीरा में होता है और इनमें से हर एक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही है। और अगर ये तीनों बीमारियां एक साथ किसी इंसान को लाहक हो जाएं तो समझो फिर तबाही और बर्बादी को आने में ज़रा देर नहीं लगती। जहाँ तक तुमने मेरे मुख्तलिफ और मुनफरिद थानेदार होने की बात की है तो मैं इन तीनों माशरती खराबियों के सख्त खिलाफ हूँ और एक थाना इंचार्ज होने के नाते मैं अपने थाने की हुदूद में किसी भी शख्स को इन कामों की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं इस नुक्ते पर यकीन रखता हूँ कि किसी भी नेक और मुस्बित काम की शुरुआत अपने घर से करना चाहिए। लिहाजा मैंने इस मकसद के लिए सुल्तानाबाद को चुन लिया है और इस फलाही काम के लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। मलिक साहब, मैं आपका खादिम हूँ और आप जैसे दयानतदार और फर्शनास पुलिस अफसर के एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। राशिद ने चटानी लहजे में कहा, आपका जो भी हुक्म होगा मैं इसकी तामील के लिए हमा वक्त तैयार हूँ जनाब। बस एक चीज़ का ख्याल रहे कि मैं सुल्तानाबाद का वसनीक हूँ, मुझे और मेरे ख़ानदान को इधर ही रहना है। आप राना सुल्तान को सीधा करने के लिए मुझसे जो भी काम लें, इसमें मेरा नाम और किरदार कहीं ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। अगर राना सुल्तान को किसी तरह ये पता चल गया कि मैंने इसके ख़िलाफ़ आपके हाथ मजबूत किए हैं तो राना साहब मेरे और मेरे ख़ानदान के दुश्मन बन जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? राशिद, मैं तुम्हारे खदशात की तह में उतरकर इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। लिहाजा तुम्हें परेशान या फिक्रमंद होने की चंदा ज़रूरत नहीं है। एक बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम राना सुल्तान के ख़िलाफ़ मेरे हाथ मजबूत करने नहीं जा रहे, बल्कि तुम्हारा हर अमल कानून के हाथ पांव को मुतहरिक और मजबूत करेगा। याद रखो कि मैं तुमसे जो भी काम लूँगा उसकी खबर मुझे होगी या फिर तुम्हें और या फिर अल्लाह को। मैं बड़े तरीके सलीके से राना सुल्तान को घेरूंगा। तुम बस ये मालूम करने की कोशिश करो कि आइंदा कब राना सुल्तान के डेरे पर ऐशो इशरत की महफिल सजने वाली है। बाकी सारे मामला मैं खुद संभाल लूँगा। ठीक है जनाब, ये तो मैं पता करके आपको बता दूंगा, उसने बड़े एतमाद से कहा। मेरी नज़र में ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे तकने लगा तो मैंने जल्दी से पूछा, तुम अचानक चुप क्यों हो गए राशिद? लेकिन के आगे क्या है? सिद्दीक चीमा की राना साहब से बड़ी गहरी दोस्ती थी और चीमा साहब अक्सर राना सुल्तान के डेरे पर मुनक्किद होने वाली महफिलों में शरीक भी हुआ करते थे। वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला, मुझे लगता है कि राना साहब आपकी जानिब भी दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और इसके बाद वो आपको अपने डेरे पर